हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2025 में देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर ज्योग्राफी है, तो आप सभी बच्चे आज के इस ब्रह्मास्त्र क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास के बाद प्यारे बच्चे आपको और दूसरी कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जितने भी यहां पर मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं, हूबहू क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आज के इस क्लास के टॉपिक का, तो हम लोग यहां पर जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है 3 ग्रुप में, हम तीनों ग्रुप के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ बताएंगे। जैसे कि बच्चे हम यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ मोस्ट बीबीआई शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त क्लास को ज्वाइन कर सके और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर एक नए तरीके से चीजों को देखने वाले हैं। जैसे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद बच्चे हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो इस प्रकार से हम मिश्रण के आधार पर आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उन सभी को अच्छे से करना है आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चंस ने क्या कहा है? क्वेश्चंस कहता है भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता जो है ये किसको माने जाते हैं? डेविस को, या फिर पेसेल को, पेंक को, या फिर हट्टन को। तो यहां पर अगर आपको राइट आंसर पता है बच्चे, तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए। और देखिए, यहां पर बात करते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की, तो इसका जो जन्मदाता कहा जाता है बच्चे, किसको कहा जाता है? पेसेल को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि हम डेविस की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं? डेविस की बात करते हैं। तो इनके द्वारा जो है सबसे पहली बार भू आकृति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जब आपसे पेपर में पूछेगा कि बताइए भू आकृति विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर डेविस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर 1893 में जो है क्या किया गया था, तो सबसे पहली बार डेविस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखेंगे आगे यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे आपका भू आकृति विज्ञान जो है, ठीक है, इसके वैज्ञानिक आधार को किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, इसके वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने का काम जो है यह किसने किया था? तो आप कहोगे सर इसका वैज्ञानिक आधार जो है यह जेम्स हट्टन जी के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। फिर आगे देखिए, यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके जैविक कारक पर जो है किसने जोर दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भू आकृति विज्ञान जो है इसके जैविक कारक के महत्व पर जोर देने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहोगे सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है इसके जैविक कारक पर जोर दिया गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखिएगा बच्चे, यहां से कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा भूगोल के बारे में। किसके बारे में बच्चे पूछ लिया जाए आपसे? भूगोल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल जो है, ठीक है, भूगोल, इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो बच्चे? जियोग्राफी कहते हो। क्या कहते हो? जियोग्राफी कहते हो। अब ये जियोग्राफी शब्द जो है ये कहां से लिया गया है, कैसे बना है? तो आप कहोगे सर ग्रीक भाषा का एगो शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का एगो शब्द है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? जियोग्राफिया। क्या नाम है? जियोग्राफिया शब्द से जो है आपका ज्योग्राफी बना हुआ है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति या जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा के शब्द से हुआ है? आप कहोगे सर ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में,
किसके बारे में पूछा जाए बच्चे? फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे सर फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है आपके कौन हो जाते हैं? तो इराटोस्थनीज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? इराटोस्थनीज को क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पेपर में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली इसको हल कर पाओगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, सेशन आपको अगर हेल्पफुल लग रही है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने 2024 में अपना सपोर्ट दिखाया था प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का सेम प्रकार का सपोर्ट जो है 2025 में भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन रहने वाला है। कहता है अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक कौन है? यानी कि ये जो बुक है आपका अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क्या क्या है देखिए, तो उलरीज एवं मॉर्गन, इसके बाद है आपका एस्ट्रोहॉलर, इसके बाद है वार्सेस्टस और इसके बाद है लोवेक। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजी वार्सेस्टस। ठीक है, पीजी वार्सेस्टर के द्वारा अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखा गया है। चलिए यहां पर मैं आपको कई सारे और भी बुक के नाम बताता हूं। जैसे बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्या पूछा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है? जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर यह जो पुस्तक है किसके द्वारा? तो थॉर्नबरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? थॉर्नबरी के द्वारा जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी नाम का पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आपके भू आकृति विज्ञान नाम का पुस्तक किसने लिखा है? भू आकृति विज्ञान नाम का पुस्तक जो है यह किसने लिखा है? तो आप सिंपली कह सकते हो सर यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो उलरीज एवं मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, उलरीज एवं मॉर्गन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद देखिएगा बच्चे यहां से पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जियोमॉर्फोलॉजी यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जियोग्राफी एंड मेंस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर यह जो पुस्तक है एस्ट्रोहॉलर के द्वारा लिखा गया है, ज्योग्राफी एंड मेंस इन्वायरमेंट। फिर देखिए यहां पर लोवेक की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है जियोमॉर्फोलॉजी नाम का पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी नाम का पुस्तक जो है आपके लोवेक के द्वारा लिखा गया। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे डिफरेंट टाइप के। ठीक है, देखिए कौन कौन से पुस्तक के बारे में बताया, एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि अ टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो आप कहोगे सर वार्सेस्टर के द्वारा लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखा? थॉर्नबरी ने लिखा है। इसके बाद भू आकृति विज्ञान नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो उलरीज एवं मॉर्गन के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करेंगे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योग्राफी एंड मेंस इन्वायरमेंट नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो एस्ट्रोहॉलर ने लिखा है। और जियोमॉर्फोलॉजी नाम का पुस्तक किसने लिखा है? लोवेक ने लिखा है। समझ गए? चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका जो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यहां पर देखिए कहता है कि पृथ्वी के कितने आंतरिक परत हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निश्चित छपेगा और कई सारी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशन हुई है, वहां पर ये क्वेश्चंस देखा गया है। आइए इस क्वेश्चंस को हम काफी डिटेल में आपको बताने वाले हैं ताकि पेपर में कुछ भी यहां से पूछा जाएगा ना आप आराम से कर पाओगे। जैसे कि देखिए पृथ्वी के आंतरिक सतहों की बात करेंगे तो आपके पृथ्वी के 3 आंतरिक सतह हैं प्यारे बच्चे। कितने आंतरिक सतह हैं? 3 आंतरिक सतह हैं। अब कौन कौन सा सतह है तो चलिए हम बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए सबसे ऊपरी सतह जो होता है पृथ्वी का, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। आप इसे सियाल कह सकते हो या इसी को भूपर्पटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चे? भूपर्पटी कह सकते हो या इसी को आप क्रस्ट कह सकते हो। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, समझे ना? यह आपके पृथ्वी का क्या हो जाता है? सबसे बाहरी परत हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा यह पृथ्वी का सबसे पतला परत भी होता है। ठीक है, बाहरी और सबसे पतला परत कौन सा होता है? तो बच्चे आपका भूपर्पटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यह जो परत होता है यह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है बच्चे? तो देखिए इंग्लिश में आप लिखते हो सियाल, SIAL। ठीक है, SIAL। तो SI कहने से मतलब हो जाता है आपका क्या? SI कहने से मतलब हो जाता है आपका सिलिका, और AL कहने से मतलब क्या हो जाता है बच्चे? आप कहोगे सर एल्यूमिनियम। क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम। तो ये आपके जो है देखिए यहां पर इस पृथ्वी के भूपर्पटी में आपको सिलिका धातु और एल्यूमिनियम धातु देखने को मिल जाता है। समझ गए? इसके बाद देखिए यहां से और भी क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सियाल की,
तो इसका जो भाई साहब आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है, या इसका क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, या पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट होता है, पृथ्वी के आयतन का 1% होता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का पूछा जाएगा बच्चे, पृथ्वी के द्रव्यमान का जब पूछा जाएगा तो आप कहोगे पृथ्वी के द्रव्यमान का यह 5% होता है, ठीक है। आयतन का पूछेगा तो 1% और द्रव्यमान का पूछेगा तो 5%, ठीक है, इस बात को याद रखिए। इसके बाद देखिए बच्चे, यहां से कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं आपके सियाल की। किसकी बात करते हैं बच्चे? आपके सियाल की बात करते हैं, जो आपके पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। इसके द्रव्यमान पर अगर हम चर्चा करते हैं, या फिर इसके गहराई पर चर्चा करते हैं, इसके मोटाई पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके मोटाई की अगर हम बात कर ले तो इसकी मोटाई, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं यहां पर। जैसे कि अगर महाद्वीपीय द्रव्यमान पर पूछे इसकी मोटाई, ठीक है, महाद्वीपीय द्रव्यमान पर अगर इसकी मोटाई पूछे तो आप कहोगे सर महाद्वीपीय द्रव्यमान पर इसकी मोटाई जो होता है 35 किलोमीटर होता है, ठीक है। और वहीं पर समुद्र तल पर पूछ ले, ठीक है, समुद्र तल पर अगर इसकी मोटाई पूछे प्यारे बच्चे तो आप कहोगे गुरुजी 5 किलोमीटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे पेपर में पूछने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भूपट्टी का समुद्र तल पर ऊंचाई कितना या गहराई कितनी है या मोटाई कितनी है, आप कहोगे सर 5 किलोमीटर होता है। समझ गए? इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनेगा। चलो, ये तो था आपका पहला पार्ट आपके भूपट्टी का। इसके बाद देखिए दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है आपके पृथ्वी की आंतरिक सतह का, वह होता है मेंटल। क्या होता है भाई? मेंटल कह लीजिए इसको, या फिर आप इसको जो है सीमा कह लीजिए, या इसके साथ साथ इसे हम लोग प्रवार के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाम, आप इसमें से कोई भी नाम देकर के पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर आपका जो सीमा नाम है, ठीक है, यहां पर क्या नाम है भाई? सीमा नाम है SIMA, सीमा। सीमा कहने से तात्पर्य SI से हो गया आपका सिलिका, SI से क्या हो गया प्यारे बच्चे? सिलिका हो जाता है। और MA कहने से मतलब यहां पर आप याद रखोगे मैग्नीशियम। तो आपके जो है दूसरा भाग सीमा में क्या होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की मात्राएं होती है। ये सिलिका धातु और मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके साथ देखिए यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि बच्चे हम अगर इसके द्रव्यमान की बात करें। किसकी बात करें बच्चे? पृथ्वी के द्रव्यमान का यह कितना परसेंट होता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है यह 67% होता है। और पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट होता है? तो पृथ्वी के आयतन का प्यारे बच्चे यह आपके 84% होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया किसके बारे में? यहां पर मैंने आपको सियाल के बारे में बताया कि सियाल जो होता है यह पृथ्वी के आयतन का 1% होता है और द्रव्यमान का जो है कितना परसेंट? 5% होता है। वैसे ही बच्चे यहां पर मेंटल जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% भाग होता है और आयतन का कितना परसेंट भाग होता है? 84% भाग। ये सब अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा ना तो ऐसे ही कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ साथ देखिए इस भाग की जो मोटाई होती है बच्चे, वो कितना होता है? इस भाग की मोटाई आपको याद रखना है, इस भाग का मोटाई होता है लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर होता है बच्चे? लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई जो होती है आपके सीमा भाग की होती है। चलिए, ये दूसरा भाग हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा भाग। तीसरा भाग को बच्चे हम लोग नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे कहिए इसी को, या फिर इसी को क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? नीफे या क्रोड कहा जाता है। अब देखो नीफे कहने से मतलब है NIFE, NIFE, दैट मींस नीफे से मतलब है, NI से मतलब है आपका निकेल, NI से मतलब क्या बच्चे? निकेल, और FE से मतलब है आपका लोहा। यानी कि जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत होता है बच्चे, उसमें निकेल धातु और लोहे धातु होते हैं। समझ गए? चलिए, इसके साथ साथ यहां पर देखिएगा, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो यह पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट होता है? तो पृथ्वी के आयतन का प्यारे बच्चे यह 15% भाग होता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना परसेंट भाग होता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का प्यारे बच्चे यह 30% भाग होता है। समझ गए? सेम प्रकार से ये परसेंटेज वाला चीजें जो है आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया, सियाल जो होता है यह पृथ्वी के आयतन का 1% और द्रव्यमान का 5%। वैसे ही देखिए यहां पर आपका जो सीमा है, सीमा पृथ्वी के द्रव्यमान का 67%, आयतन का 84%। वैसे ही आपका नीफे जो होता है यह आयतन का 15% और द्रव्यमान का बच्चे 30% होता है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखना है? पृथ्वी के आंतरिक परत के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे अगला नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है।
अगला नंबर क्वेश्चन कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब यह भी लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्यारे बच्चे आपके अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। कब किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सर 1912 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन देखो यहां से आपके पेपर में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहां पर, जैसे कि देखिए यहां पर आपसे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पूछ लिया जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहोगे सर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है टूजो विल्सन ने दिया था। किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। कब दिया था बच्चे? 1967 ईस्वी में। एक सिद्धांत तो आपका यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया जो कि वेगनर ने दिया था 1912 में। फिर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था 1967 में। ये दो बात याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल यहां पर देखिए कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला जो सबसे नवीनतम सिद्धांत रहा है वो कौन सा सिद्धांत रहा है? अब देखो ऑप्शन क्या क्या है? टेलर का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत, चतुष्फलक का सिद्धांत या फिर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो सिंपली बच्चे याद रखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के जो सिद्धांत है उसमें कई सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे नवीनतम सिद्धांत है वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। कौन है प्यारे बच्चे? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। अब यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अभी कुछ देर पहले बताया कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया भाई? तो ये आपका टूजो विल्सन ने दिया बच्चे। किसने दिया? टूजो विल्सन ने जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कब दिया था? आप कहोगे सर 1967 ईस्वी में दिया था। लेकिन देखो यहां से क्वेश्चंस काफी सारे बनेंगे। जैसे प्लेट विवर्तनिकी की बात होती है तो प्लेट विवर्तनिकी की जो अवधारणा रही थी प्यारे बच्चे, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा जो रही थी इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसको प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे प्यारे बच्चे वह कौन थे? प्रोफेसर हैरी हॉन्स थे। कौन थे? प्रोफेसर हैरी हॉन्स के द्वारा क्या किया गया? तो बच्चे इसका जो है अवधारणा यानी कि कंसेप्ट का प्रतिपादन किया गया। कब किया गया? तो 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए। पहला बात कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो टूजो विल्सन ने किया। और प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो प्रोफेसर हैरी हेंस ने किया था। कब किया था? 1960 ईस्वी में। इसके बाद देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन जैसे कि बच्चे हम बात करें, ये आपने अभी जो प्लेट शब्द सुना है, ठीक है, इस प्लेट शब्द को सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है प्यारे बच्चे टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा? टूजो विल्सन जी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ठीक है, 1965 में। ठीक है, 56 नहीं, 1965 में किया गया था। तो यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। देखिए यहां पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सभी का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया। मैं उम्मीद करूंगा चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है प्यारे बच्चे, आप लोगों से ज्यादा तो मैं उम्मीद नहीं करता, बस एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि हर एक बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए ताकि हमारा भी यहां पर जो है सपोर्ट देखने को मिले और आप लोगों को भी एक बेहतरीन कंटेंट मिल सके तैयारी करने के लिए। समझ गए ना? चलिए बच्चे आगे देखते हैं। हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं जो कि आपके पेपर में शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप कराए हैं आपको पीछे। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ज्योग्राफी का कई सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी देखिए तो काफी सारे क्वेश्चंस के बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, भूकंप की माप जो है ये कैसे की जाती है? अब भूकंप के बारे में तो आप लोग जानते हो जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है बच्चे, लेकिन इस भूकंप को हम लोग मापते कैसे? नहीं कहते हो कि इतना रिएक्टर स्केल का भूकंप था, है ना, काफी खतरनाक भूकंप था, इतनी गति से जो है भूकंप की मापी गई है। तो ये कैसे हम लोग माप लेते हैं? तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भूकंप के मापन की बच्चे, किसकी बात करते हैं? भूकंप के मापन की बात करते हैं। तो भूकंप की माप जो है यह भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या फिर कहे तो आघात की तीव्रता के आधार पर की जाती है। मतलब जिस समय भूकंप आती है तो भूकंप की जो गतियां होती है
वह उस गति के आधार पर हम लोग भूकंप का मापन करते हैं और इसकी तीव्रता को मापने के लिए हम लोग एक भूकंप मापी यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र का उपयोग, जिसमें भूकंप जो है रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चे? रिएक्टर स्केल में जो है आपका भूकंप मापा जाता है। जैसे कहते हैं हम लोग 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप था या फिर 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग रिएक्टर स्केल में भूकंप को मापते हैं। भूकंपीय तीव्रता जो है भूकंप आने के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होती है। मतलब जो भूकंप की तीव्रताएं होती है, जो भूकंप का गति होता है, जब कभी भी भूकंप आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसमें एक गति होगी और जब गति उत्पन्न होगा तो वहां से ऊर्जा मुक्त होगी और ऊर्जा मुक्त होने के बाद जो है बच्चे क्या होता है, तो हम लोग इसके संबंध में जानकारी हासिल कर पाते हैं। समझ गए ना? रिएक्टर मापनी के अनुसार जो है भूकंप की तीव्रता ज्यादा से ज्यादा कितना, तो 10 से लेकर के 0 से लेकर के 12 रिएक्टर तक हो सकती है। 0 से लेकर के कितना तक हो सकती है बच्चे? 12 रिएक्टर तक की भूकंप हो सकती है, जिसमें अगर 8 से ज्यादा, ठीक है, 8 से ज्यादा रिएक्टर स्केल का अगर भूकंप होगा तो वो काफी ज्यादा विनाशकारी होता है। और ऐसे भूकंप जो है बहुत कम आते हैं, लगभग कहे तो 1-2 वर्षों में केवल आपको एक बार देखने को मिल जाएगा, है ना। 1-2 वर्षों में ऐसा भूकंप जिसमें 8 रिएक्टर स्केल से ज्यादा गति से भूकंप आती है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। 1-2 वर्षों में कभी एक बार ऐसा देखने को मिल जाता है, वो भी भूकंपीय जहां पर ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है वैसे ही क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। आगे देखेंगे तो भूकंप जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसको हम लोग भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। और इस भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है बच्चे? सिस्मोग्राफ। क्या है भूकंप मापी यंत्र का नाम? सिस्मोग्राफ है। इस यंत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर पाते हैं बच्चे? तो भूकंप को माप पाते हैं, भूकंप की गति को माप पाते हैं, तीव्रता को माप पाते हैं। ठीक है, चलिए इस यंत्र में जो है क्या होता है, तो हल्के तारों वाले जो है लटकते पदार्थों पर जो क्रिया होती है वह रोशनी और दर्पण की सहायता से क्या करता है, तो ग्राफ को अंकित करता है। और इस ग्राफ को अंकित, देखिए ये एक चार्ट होता है, ठीक है, जिस तरीके से कहे तो यह जैसे एक मशीन होता है, आपने बीपी मापने वाला मशीन देखा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, ऐसे 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 ग्राफ बनता रहता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता रहता है। हालांकि अब तो जो है डिजिटल वाला आ गया है ये, तो डिजिटल वाला में तो सिर्फ आपको क्या दिखाता है, बीपी वाला में आपको सिर्फ जो है आपकी जो भी ब्लड प्रेशर होती है, बीपी होती है, वो सिर्फ शो करता है ना। लेकिन यहां पर जब पहले आता था या फिर आप जब आईसीयू वगैरह में जाओगे तो आईसीयू वगैरह में देखोगे इस प्रकार का मशीन लगा रहता है जिस पर ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनता रहता है। तो ग्राफ के लेवल से पता चल जाता है कि भाई साहब आपके भूकंप की तीव्रताएं जो है ये कैसी रही है। समझ गए ना? इसमें आपको लाइट्स देखने को मिलती है, इमेज देखने को मिलती है। समझ गए? चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग भूकंप को मापते हैं। भूकंप की तरंगों की जो विशेष गति होती है, ठीक है, विशेष गति व क्रियाशीलता, इसके आधार पर भूकंप के जो भूतल पर माने गए केंद्र हैं उसमें समावेशी रेखाएं खींची जाती है और फिर भूकंप के तरंगों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने वाला जो यंत्र है बच्चे वो सिस्मोग्राफ होता है, जिस यंत्र के माध्यम से हम लोग भूकंप को माप पाते हैं। तो जब आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भूकंप हम लोग कैसे माप सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बस इस तरीके से जितना मैं आपको बताया हूं ये सारी चीजें वहां पर डिलीवर कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब छठा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्या है? क्वेश्चंस कहता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित निहारिका की परिकल्पना, यानी कि निहारिका सिद्धांत जो है प्यारे बच्चे, यह किसके द्वारा दिया गया था। अब चलिए अगर हम बात करते हैं निहारिका सिद्धांत की, यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका क्वेश्चंस। ठीक है, निहारिका सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो यह सिद्धांत जो है लाप्लास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था निहारिका सिद्धांत? लाप्लास के द्वारा। कब दिया गया बच्चे? तो आप कहोगे सर यह जो सिद्धांत है यह 1796 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चे? 1796 ईस्वी में। और लाप्लास साहब ने जो सिद्धांत दिया था ना, यह सिद्धांत जो है इससे पहले कांट साहब के द्वारा भी यह सिद्धांत दिया गया था। और इसी कांट के सिद्धांत को क्या किया, संशोधित करके जो है लाप्लास ने पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो है निहारिका सिद्धांत दिया। समझ गए? चलिए इसके बाद देखोगे तो लाप्लास का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चे, लाप्लास का सिद्धांत यह एक तारक परिकल्पना पर आधारित है। यह बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जो है यह एक तारक परिकल्पना पर आधारित है, तो आप कहोगे सर यह लाप्लास का सिद्धांत है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? स्टार लगाइएगा क्वेश्चंस पर। अब संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व की बात करेंगे बच्चे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका क्या है बच्चे, तो पृथ्वी का जो है घनत्व होता है, संपूर्ण पृथ्वी का। अब देखो पेपर में यहां से कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब कई टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जैसे कि पेपर की बात करें तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है भूपर्वती का घनत्व। किसका घनत्व पूछा जा सकता है बच्चे, भूपर्वती का घनत्व पूछा जा सकता है। तो आप सिंपली कहोगे सर भूपर्वती का घनत्व जो होता है 3.0 होता है। कितना होता है भूपर्वती का घनत्व, 3.0। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या पूछा जा सकता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप इजीली कहोगे सर पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह 5.97 गुना 10 के पावर 24 केजी होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बच्चे, 5.97 गुना 10 के पावर 24 केजी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का आयतन। क्या पूछा जाएगा बच्चे, पृथ्वी का अगर आपसे आयतन पूछ ले तो क्या कहोगे, तो सर पृथ्वी का जो आयतन होता है यह होता है 1.08 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर इनवर्स किलोमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पृथ्वी का आयतन होता है। इसके बाद आगे देखिएगा आपसे पृथ्वी का त्रिज्या पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वी का त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे, आप क्या कहोगे, सर पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6380 किलोमीटर। ठीक है, 6380 किलोमीटर। या फिर आपसे मान लीजिए ये ऑप्शन ना दे करके पूछ दे कुछ इस टाइप से, तो आप कहोगे सर 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6380 किलोमीटर कह लीजिए, या फिर बच्चे 6.8 गुना 10 के पावर 6 मीटर कह लीजिए। समझ गए ना, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई ये भी है, भूकंपीय यंत्र कौन सा है इसमें, मतलब भूकंप मापने वाला जो यंत्र है वो आपका कौन सा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, हीदरग्राफ या फिर क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ या फिर इंडियोग्राफ। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, तो भूकंप को मापते हैं, है ना, रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछेगा, आपसे कुछ पूछ सकता है। जैसे देखिए यहां पर क्लाइमोग्राफ की बात करते हैं। क्लाइमोग्राफ के माध्यम से हम लोग किसको मापते हैं, तो क्लाइमोग्राफ के माध्यम से प्यारे बच्चे जो है आपको ढाल मापा जाता है, यानी कि ढलान जो होता है ना, ढलान, ठीक है, पहाड़ों पर या फिर कहे तो भूतल पर, भूतल की ढलान। ठीक है, तो ढलान मापने वाला जो यंत्र होता है, इस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो क्लाइमोग्राफ कहते हैं। इसके बाद देखिएगा तो आपसे पेपर में कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग नोट करेंगे। जैसे कि देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानचित्र पर जो दूरी मापते हैं, ठीक है, मानचित्र मापन यंत्र कौन सा होता है, तो मानचित्र मापन यंत्र प्यारे बच्चे जो है आपका क्या होता है, प्लेनीमीटर होता है। मानचित्र मापन यंत्र क्या होता है, प्लेनीमीटर होता है। फिर जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए वर्षा मापने वाला यंत्र, ठीक है, वर्षा मापक यंत्र कौन सा है, तो वर्षा मापक यंत्र की जब बात करते हैं बच्चे तो आपका ये हो जाता है रेन गेज। ठीक है, वर्षा रेन गेज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है आर्द्रता मापने वाला, क्या पूछा जा सकता है, आर्द्रता मापक यंत्र। अगर आपसे पूछे आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है भाई, तो आर्द्रता मापक यंत्र जो है आपका ये है हाइग्रोमीटर। कौन है बच्चे, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग जो है आर्द्रता को मापते हैं। इसके बाद देखना बच्चे आगे, जैसे कि देखिए यहां पर कुछ और यंत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए बादल के दिशा के बारे में पूछे, बादल के दिशा या फिर बादल की जो गति होती है, इसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो बादल की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोस्कोप कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, नेफ्रोस्कोप कहते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, वायु दाब मापने वाला यंत्र, तो आप कहोगे सर बैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछे समुद्र की गहराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो समुद्र की गहराई जो है प्यारे बच्चे यह फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायु में जो है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता कैसे मापते हैं, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, आर्द्रता मापने वाला यंत्र, तो आप कहोगे सर वायु में जो आपेक्षिक आर्द्रता होता है इसको हम लोग हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं बच्चे, हाइग्रोमीटर के द्वारा, है ना। तो इस टाइप से जो है आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे आप लोग आराम से सभी का आंसर करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है।
अब यहां पर देखो भूकंपीय तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भूकंपीय तरंग की बात होगी तो सिंपली याद रखोगे आपके भूकंप के 3 तरह के तरंग होते हैं। भूकंप के कितने तरंग होते हैं बच्चे? 3 तरह के तरंग होते हैं। कौन कौन सा? तो देखो सबसे प्रारंभिक तरंग जो होता है बच्चे, आपका सबसे प्रारंभिक तरंग जो होता है उसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो पी तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पी वेव, पी तरंग आपका। इसके बाद द्वितीयक तरंग जो होता है, द्वितीयक तरंग जो होता है बच्चे, यह क्या होता है? तो आपका जो है एस तरंग होता है। द्वितीयक तरंग कौन सा होता है बच्चे? एस तरंग होता है। इसके बाद देखिए तो तृतीयक तरंग जो होता है यह क्या होता है? तो तृतीयक तरंग जो है यह आपका सतही तरंग होता है। ठीक है, सतही तरंग। अब ये सतही तरंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है एल तरंग, ठीक है, और एक होता है आपका रेले तरंग। ठीक है, एल तरंग और रेले तरंग, जिसको हम लोग आर तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए तो सबसे विनाशकारी तरंग जो होता है बच्चे वो कौन सा होता है? तो सबसे विनाशकारी तरंग आपका जो है एल तरंग होता है। आप सतही तरंग भी कह सकते हो। तो सबसे विनाशकारी तरंग के बारे में जब पूछेगा, सबसे विनाशकारी तरंग के बारे में पूछेगा, विनाशकारी तरंग के बारे में आप कहोगे सर एल तरंग होगा। और सबसे कम विनाशकारी कौन होगा भाई? सबसे कम विनाशकारी जो है आपका जो है क्या हो जाएगा? पी तरंग हो जाएगा। समझे? तो यहां पर देखिए अब क्वेश्चंस ने आपको कहा कि इसमें जो है कौन सा ऐसा तरंग है जो तरंग काफी तेजी से गति करता है। तो प्रारंभिक तरंग जो होता है प्यारे बच्चे, पी तरंग जो होता है, ये सबसे काफी तेजी से गति करता है। समझ गए? चलिए एक बार आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में ऐसे पढ़ाया है, आप लोगों ने अगर हमारी क्लास देखी होगी बच्चे तो आप लोगों को पता होगा कि बताइए भूकंप की तरंग जो है बच्चे, यह क्या कहते हैं, भूकंप का वो कौन सा तरंग है जो सबसे पहले भूप्रकृति तक पहुंचता है? ठीक है, भूकंप का वो कौन सा तरंग है जो सबसे पहले भूप्रकृति तक पहुंच जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। आगे हम लोग देखेंगे अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? मतलब एक्टिव ज्वालामुखी की बात करी जा रही है। इसमें कौन जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है? जैसे कि देखिए विस्त्रिवियस है, वैनर आइलैंड है, पोपा है और एस्ट्रावॉली है। तो अगर हम बात करें एक्टिव ज्वालामुखी की, सक्रिय ज्वालामुखी की बच्चे, तो आपका एस्ट्रावॉली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस्ट्रावॉली जो है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि इसको आप विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर पेपर में पूछे बताइए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का बच्चे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तब क्या कहोगे? आप कहोगे सर अंटोफाला। ठीक है, अंटोफाला नाम का एक ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं पर आपसे अगर पूछे कि बताइए विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? तो सर विश्व का जो सबसे शांत ज्वालामुखी है वह है आपका माउंट पोपा। क्या है बच्चे? माउंट पोपा नाम का एक ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है, जो कि म्यांमार में स्थित है बच्चे। कहां पर स्थित है? म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है। जैसे देखिए ज्वालामुखी जो आता है, तो ज्वालामुखी जब भी, जैसे मान लीजिए यहां से ज्वालामुखी फटा, ठीक है, यहां से आग लावा ये सब निकलना शुरू हुआ, तो ज्वालामुखी का जो ये सबसे ऊपरी भाग होता है, ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है बच्चे, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा क्रेटर के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? तो क्रेटर के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका यहां पर फिर से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो आइए हम लोग इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रमुख कायांतरित चट्टानों के बारे में समझाइए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कायांतरित चट्टान, वैसे तो कई सारे चट्टान होते हैं, जैसे अवसादी चट्टान हो गया, कायांतरित चट्टान हो गया, है ना। तो इसमें आपको यहां पर कायांतरित चट्टान के बारे में पढ़ना है। हालांकि कायांतरित चट्टानों की बात करेंगे बच्चे तो यह टोटल 6 प्रकार का होता है। कायांतरित चट्टान कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है स्लेट। सबसे पहला क्या होता है बच्चे? स्लेट कायांतरित चट्टान। अब देखो इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो इस चट्टान के निर्माण की बात करेंगे तो आपका इसका निर्माण जो है सैलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सैल, दैट मींस पत्थरों के द्वारा। ठीक है, चट्टानों के टूटने से जो है स्लेट का निर्माण होता है। समझ गए? देखिए स्लेट का निर्माण जो है यह सैल जैसी जलीय अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से होता है। जब सैल क्या होता है?
या उसका रूप परिवर्तन होता है तो फिर आपके स्लेट का निर्माण होता है। यह महीन कणों वाली एक प्रकार की कायांतरित चट्टानें होती है जो बारीक तहों से क्या होती है, अलग रखी जा सकती है। स्लेट का जो रंग होता है यह क्या होता है, तो नीलापन लिए हल्का सा गहरा भूरा टाइप का होता है, जिसमें आपको 60% से अधिक जो है सिलिका की मात्रा मिलेगी। किसकी मात्रा मिलेगी बच्चे, सिलिका, SI की मात्रा देखने को मिलेगी स्लेट में। समझ गए। इसके बाद देखिएगा तो दूसरा नंबर पर आता है आपका फाइलाइट। फाइलाइट की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका जो है सेल से अत्यधिक भार के, सेल पर जब भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, इस पर जब काफी ज्यादा भार पड़ जाता है तो इस काफी ज्यादा भार पड़ जाने के कारण इसका जो है तेजी से रूपांतरण होता है, और जब इसका तेजी से रूपांतरण होता है तो इसमें आपको अभ्रक की मात्रा अधिक ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग माइका के नाम से जानते हैं। अब अभ्रक की मात्रा जिसमें आपको अधिक देखने को मिलेगी वह क्या कहलाता है, आपका फाइलाइट कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है देखिए यहां पर ये स्लेट जो है एक प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सेल जो बदलता है बच्चे, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए हम बात करें, जैसे आपका सेल है, सेल जो है यह रूपांतरित होता है किसमें, स्लेट में। किसमें रूपांतरित होता है, स्लेट में। और स्लेट जो है प्यारे बच्चे आपका किसमें ये रूपांतरित हो जाता है, तो आपके फाइलाइट में रूपांतरित हो जाता है। समझ गए ना, स्लेट किसमें रूपांतरित हो जाएगा बच्चे, फाइलाइट में। और वहीं पर देखिए तो अगला नंबर भाग है आपका सिस्ट, और सिस्ट जो है यह भी क्या होता है, तो देखो सेल था पहले, सेल बना स्लेट में, स्लेट बना फाइलाइट में, और फाइलाइट जो है परिवर्तित हो गया सिस्ट में। समझ गए ना, ये एक क्रम है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर हम सिस्ट की बात करेंगे तो यह आपके फाइलाइट से अधिक कायांतरित चट्टान होता है, मतलब काफी तेजी से बनने वाला यह चट्टान होता है, जिसमें माइका के साथ साथ आपको क्वार्टज की मात्रा भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपको देखिए, इसमें क्या देखने को मिला था, स्लेट में आपको देखने को मिला था सिलिका। इसके बाद जो है फाइलाइट में आपको देखने को मिला अभ्रक यानी कि माइका। और आपका जो सिस्ट है, सिस्ट में प्यारे बच्चे आपके माइका के साथ साथ इसमें जो है क्वार्टज भी देखने को मिल जाती है। कभी कभी सिस्ट में आपको जो है हार्न ब्लेड खनिज भी देखने को मिल जाता है, और इस हार्न ब्लेड खनिज के कारण ही इसे जो है हार्न ब्लेड सिस्ट क्या कहते हैं, पत्राभिकृति चट्टान भी कहते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। हार्न ब्लेड सिस्ट पत्राभिकृत चट्टान जो है ये किसको कहते हैं, तो सिस्ट को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर चट्टान देखेंगे जो कि आपका नीस है, नीस चट्टान। अब नीस चट्टानों की बात करते हैं तो यह एक प्रकार से कहे तो आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। ठीक है, आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों प्रकार के चट्टानों का एक प्रकार से कायांतरित रूप है, मतलब रूप परिवर्तन जब होती है अवसादी चट्टानों का और आग्नेय चट्टानों का, तो वह क्या बन जाता है, नील चट्टान बन जाता है। ठीक है, नीच चट्टान बन जाता है। इसमें आपको जो है फेलस्पार, क्वार्टज और इसके बाद जो है माइका, इन सभी खनिजों की जो है प्रमुखता देखने को मिल जाती है, और ये सभी खनिज जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस तरह की चट्टानों का अगर एग्जांपल देखें तो आपका जैसे कि आपका माइनाइट नीच चट्टान हो जाता है। माइनाइट नीच चट्टान जिसमें आपको जो है आपको फेलस्पार देखने को मिलेगा, क्वार्टज देखने को मिलेगा, माइका देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो है तमाम खनिजें जो है आपको इस तरह के चट्टानों में देखने को मिल जाती है। चलिए अगला नंबर जो चट्टान है भाई साहब, वह कौन सा कायांतरित चट्टान है, तो वह है संगमरमर। अब संगमरमर की बात करेंगे तो यह आपके जो है चूना पत्थर और डोमोलाइट के टूटने से बनता है। ठीक है, चूना पत्थर और डोमोलाइट्स का जब कायांतरण होता है, मतलब रूप परिवर्तन होता है, तब जाकर के जो है क्या होती है, संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है, क्या क्या टूटने से, तो चूना पत्थर और डोमोलाइट्स। जब ये दोनों चट्टान क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। यहां पर क्या लिखना बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो अधिक ताप पर जो है यह किस में बदल जाता है, तो काइलाइट में बदल जाता है, और काइलाइट में बदलने के कारण बच्चे क्या हो जाता है, तो आपके जो है यह संगमरमर के रूप में बदल जाती है। आगे देखेंगे तो आपका जो है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट की बात करेंगे तो यह एक प्रकार से जो है बलुआ पत्थर के कण है। ठीक है, बलुआ पत्थर के कण जो है क्वार्टज के साथ जब भी जमता है तो यहां पर आपके जो है क्या होते हैं, तो क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण हो जाता है। और क्वार्टजाइट चट्टान जो है बच्चे, बलुआ पत्थर जो भी होगा, देखते होंगे कि बलुआ जो भी बालू जो होता है वो काफी चमकीला होता है, इसीलिए आपके क्वार्टजाइट चट्टान जो होते हैं ये काफी जो है चमकीले होते हैं। तो इस 6 तरह के चट्टानों को आपको याद रखना है, जो एक प्रकार से जो है कायांतरित चट्टान है। जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा कि कायांतरित चट्टानों के बारे में बताइए, ठीक है, प्रमुख कायांतरित चट्टानों के बारे में लिखिए, तो आप आराम से जो है 6 प्रकार के कायांतरित चट्टान के बारे में लिख सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन से भूसन्नति से क्या उभर कर बाहर आता है। भूसन्नति,
अब प्यारे बच्चे भूसन्नति की बात करेंगे तो जब भी भूसन्नति होता है तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है। और ऐसे स्थिति में देखिए, ऐसा आप किसको देखते हो, महासागर को देखते हो, मैदानी क्षेत्र को देखते हो, पर्वत को देखते हो या झील को देखते हो? तो कहोगे सर ऐसा तो हम पर्वतीय पहाड़ को देखते हैं। इसीलिए भूसन्नति से क्या होता है बच्चे, आपके पर्वत का निर्माण होता है। भूसन्नति से किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर जी भूसन्नति से जो है आपके पर्वत का निर्माण हो गया। इसके बाद देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे भूसन्नति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भाई भूसन्नति का जो सिद्धांत है, भूसन्नति का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था? तो आप कहोगे सर कोबर के द्वारा जो है भूसन्नति का सिद्धांत दिया गया। यह बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल यहां पर क्या है, हिमोद कहां पाए जाते हैं? अब हिमोद की बात करते हैं, ये होता क्या है? चलो हिमोद, हिमोद कहने से मतलब सीधा सीधा हिम, हिम दैट मींस बर्फ, ठीक है। यानी कि जहां पर बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होगा वहीं पर हिमोद का निर्माण होगा। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा हिम आच्छादित क्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चे? हिम आच्छादित क्षेत्र। अब देखिए इस हिम आच्छादित क्षेत्र में आपको ड्रमलीन भी देखने को मिल जाता है। ड्रमलीन कहां पर पाया जाता है बच्चे? ड्रमलीन आपके जो है हिम आच्छादित क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है हिमनद की रचना कहां होती है? तो हिमनद की रचना भी प्यारे बच्चे जो है ये आपके कहां हो जाते हैं? हिम आच्छादित क्षेत्र में हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु दाब के द्वारा जो है अपर्दन कहां होता है? अब वायु दाब, ठीक है, यानी कि जब भी वायु आता है तो वायु जो है प्रेशर, वायु में तो प्रेशर होती है, तो इस प्रेशर के कारण जो है अपर्दन यानी कि कटाव जो है बच्चे ये कहां पर होता है? सागरीय तट में। सागर तट में तो जल होगा तो भाई वहां पर तो हवा का उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। परिहिमानी क्षेत्र में यहां भी नहीं होगा, नदी बेसिन क्षेत्र में नहीं, मरुस्थलीय भाग में जहां पर बलुई क्षेत्र होती है वहां पर वायु के कारण क्या होती है बच्चे? मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर बच्चे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे वायु अपर्दन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वायु अपर्दन की बात हो रही है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वायु अपर्दन के कारण, ठीक है, या वायु अपर्दन के द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है, इस स्थलाकृति का नाम क्या होगा भाई? तो इस स्थलाकृति का नाम याद रखिएगा बच्चे ज्यूगेन। क्या याद रखोगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु अपर्दन के कारण जो है, वायु अपर्दन के कारण जो है जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो ज्यूगेन कहते हैं। समझ गए ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि इनमें से कौन जो है दीर्घ प्लेट नहीं है? अब दीर्घ प्लेट की बात कर रहे हैं, मतलब जो बड़े टाइप का प्लेट नहीं है, वो कौन सा प्लेट नहीं है? तो सिंपली बच्चे याद रखेंगे, यहां पर दीर्घ प्लेट की बात हो रही है तो आपका जैसे कि देखिए यूरेशियन प्लेट जो है आपका क्या है? तो यह एक प्रकार का दीर्घ प्लेट है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट क्या है बच्चे? दीर्घ प्लेट है। इसके बाद देखेंगे तो आपका इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट भी क्या हो जाता है? ये आपका दीर्घ प्लेट हो जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर अंटार्कटिक प्लेट, ये भी आपका दीर्घ प्लेट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अरेबियन प्लेट जो है बच्चे यह आपका दीर्घ प्लेट नहीं है, ये क्या है? आपका लघु प्लेट है। अब देखो आप कुछ प्लेटों के बारे में याद रखिए, जैसे कि हम दीर्घ प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? दीर्घ प्लेट की। तो कुछ दीर्घ प्लेट का नाम याद रखोगे, जैसे कि आपका देखो तो यहां पर एक, तो यहां पर क्या हो गया? ये सब के सब जो है आपके क्या है? तो दीर्घ प्लेट है, ठीक है, ये सब के सब क्या है? दीर्घ प्लेट है। इसके साथ साथ देखोगे तो और भी कई सारे दीर्घ प्लेट है, जैसे कि आपका हो जाता है क्या? जैसे कि आपका हो जाता है, अगर दीर्घ प्लेट की बात करें तो नजका प्लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? नजका प्लेट हो जाता है। इसके बाद जैसे कि आपका जो है फिलिपीन प्लेट हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो अरब प्लेट हो जाता है। तो ये सब आपके बच्चे जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये सब दीर्घ प्लेट के अंतर्गत। वहीं पर लघु प्लेट की बात करेंगे बच्चे तो लघु प्लेट में आपका जैसे कि अफ्रीका प्लेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अफ्रीका प्लेट। जैसे कि आपका जो है अंटार्कटिका प्लेट आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका प्लेट। जैसे कि आपका जो है यूरेशियन प्लेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? यूरेशियन प्लेट। तो ये सब आपके जो है लघु प्लेट के अंतर्गत आ जाएगा। चलो अगला नंबर देखते हैं। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन जो है अधिक ज्वालामुखी, इनमें से जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी कहां पर मिलते हैं? जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपाइंस में, या फिर इटली और सिसिली में? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी देखने को मिलती है? तो आप कहोगे सर फिलीपाइंस में जो है ये काफी ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलती है। अब ये तो ज्वालामुखी क्षेत्र हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे बताइए कहां जो सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलता है? सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर पूर्वी एशिया में जो है सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है,
पूर्वी एशिया में क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा आपको भूकंप देखने को मिलता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहां से आपका एक और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ जाता है। अब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके अवसादी चट्टान से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कायांतरित चट्टान को पढ़ा था, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, तो अवसादी चट्टानों को पढ़ेंगे। अब आइए समझते हैं कि आखिर अवसादी चट्टान को जो है निर्माण साधन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सिंपली आप लोग याद रखोगे, जो भी अवसादी चट्टान होता है तो अवसादी चट्टान का जमाव जो है यह मुख्य रूप से जल, हिमनद और वायु के द्वारा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे, तो जल के द्वारा, हिमनदों के द्वारा और वायु के द्वारा देखने को मिलती है। और इन सब के आधार पर अवसादी चट्टानों को प्यारे बच्चे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला जो है आपका जलीय चट्टान हो जाता है। कौन सा चट्टान हो जाता है बच्चे, जलीय चट्टान हो जाता है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान का निर्माण बहते हुए जल के कारण होता है। ठीक है, जैसे नदी या फिर कहे तो आपके समुद्र, इन सभी से जो है क्या होता है, तो जब जल का बहाव होता है तो इस जल के बहाव के कारण जो है बच्चे क्या होते हैं, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि इस जल के कारण जो भी अवसाद यानी कि जो भी कचरे होते हैं वह क्या होते हैं, तो जमा होते हैं, और उस जमा होने के आधार पर क्या होता है, तो इस तरह के चट्टान बन जाते हैं। और इस तरह के चट्टानों को अगर हम जलीय आधार पर देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। अब जैसे कि आपका नदीकृत चट्टान हो गया, यानी कि नदियों के द्वारा, ठीक है, जो भी अवसाद पदार्थ यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि नदियों के द्वारा या फिर नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाया जाता है और फिर वह उसके किनारे पर जाकर के जमा हो जाता है, तो इस तरह से जो चट्टानों का निर्माण होता है वह चट्टान क्या कहलाता है बच्चे, तो नदीकृत चट्टान कहलाता है। और सेम चीजें आपके झील में आएगा, है ना, झील के द्वारा जब भी कोई निक्षेप या फिर जो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी अवसाद क्या होती है, तो उसके किनारे जब जमा हो जाता है तो वहां पर जो चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को हम लोग झीलकृत चट्टान कहेंगे। और सागरीय चट्टान जो है, सागरीय चट्टान ये भी आपका जैसे कि नदियों के द्वारा अवसाद को लाया जा रहा था, वैसे ही यहां पर जो है क्या होगा, तो सागरों के द्वारा जब कोई भी अवसादों का जमावड़ा होता है और उस जमावड़े के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको जो है सागरीय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ये सब आ जाता है आपके जलीय चट्टान के अंतर्गत, क्योंकि नदी भी जल से रिलेटेड है, झील भी जल से रिलेटेड है और सागर भी जल से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखोगे दूसरा है वायु के द्वारा निर्मित चट्टान, जिसको हम लोग वायुड चट्टान के नाम से जानते हैं बच्चे। किसके नाम से जानते हैं, आप कहोगे गुरुजी इसको हम लोग वायुड चट्टान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वायुड चट्टान क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, वायुड कहने का मतलब है वायु, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुष्क प्रदेश में क्या होता है, तो वायु हल्की चट्टाने जो है, ठीक है, वायु हल्की चट्टानी चूर्ण को क्या करता है, तो एक साथ जो है अपर्दित कर देता है। मतलब जो भी हल्का फुल्का चट्टान होता है ना, जो भी हल्का चट्टान होता है जिसको वायु क्या करती है, अपने साथ काट कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है, और फिर वहां से उड़ने के बाद वो क्या होता है, तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर जम जाता है। और जब वो दूसरे स्थान पर जम जाता है तो वहां पर चट्टानों का निर्माण होता है, और उस चट्टानों को बच्चे हम लोग वायुड चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह के चट्टान जो है आपको उत्तरी चीन में, इसके बाद मध्य यूरोप में, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में जो है बच्चे क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको वायु के द्वारा निर्मित की गई चट्टानें देखने को मिल जाती है। इसके साथ आप देखोगे हिमानी चट्टान। हिमानी चट्टान कहने का मतलब जो हिमों के द्वारा यानी कि बर्फों के द्वारा चट्टान बना हो। ठीक है, हिम क्षेत्र में आप देखोगे जब भी अवसादों का जमाव होता है तो यह किसके द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा यानी कि बर्फों के द्वारा होता है। और फिर इस तरह के जो चट्टान बनते हैं, इस तरह के चट्टान बच्चे क्या कहलाते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इस तरह के चट्टान को हम लोग हिमानी चट्टान के नाम से जानते हैं। समझ गए ना। और जहां पर आप देखोगे ये जो हिमानी चट्टान बनता है, तो हिमानी चट्टान को बनने के लिए हिम का जमना होगा, और जहां पर हिम जमता है उस जमे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मोरेन के नाम से जानते हैं। जहां इसका जमाव होता है उसको क्या कहते हैं, हिमों के जमने वाले भाग। ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि हिमों के जमने वाले भाग को हम लोग मोरेन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के चट्टान आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, यूरोप के उत्तरी भाग में, है ना। यहां पर आपको जो है हिमानी चट्टान, जैसे कि वायु द्वारा निर्मित चट्टान आपको कहां पर देखने को मिलता है, उत्तरी चाइना में देखने को मिलता है, मध्य यूरोप में देखने को मिलता है। उसी तरह से जो है हिमानी चट्टान प्यारे बच्चे आपको कहां पर, उत्तरी अमेरिका में, इसके बाद जो है यूरोप के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोगों को निर्माण के साधन के आधार पर अवसादी चट्टान के बारे में लिखना है। अब बच्चे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए इतना मेहनत चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट तो करोगे ना, आप लोग शेयर कर दो। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है बच्चे। आपका अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी कि अपक्षय जो है बच्चे एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, और यह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है,
और जिसमें क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अपक्षय में तो सबसे पहला बात भाई किसी भी चीजों का क्षरण होता है, क्षय होना, नाश होना। क्या होना चाहिए? नाश होना। अब ऐसे स्थिति में इसमें क्या होता है? तो इसमें आप देखोगे स्थल भागों का गर्म होना, चट्टानों का टूटना, ऋतु परिवर्तन का होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे में आपको लग रहा है कि भाई कोई भी चीजों का क्षरण हो रहा है, मतलब नाश हो रहा है? तो भाई चट्टानों के टूटने, है ना। अर्थात कहे तो अपक्षय प्रक्रिया में क्या होता है बच्चे? चट्टान टूटते हैं। अपक्षय प्रक्रिया में क्या होता है बच्चे? चट्टान टूट जाते हैं। समझ गए ना। इसके साथ साथ देखोगे तो अगर हम अपक्षय क्रियाओं की बात करेंगे तो पेपर में यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए अगर अपक्षय क्रिया के रासायनिक कारकों के बारे में आपसे पूछे तो अपक्षय क्रिया का रासायनिक कारक क्या क्या होगा बच्चे? रासायनिक कारक में आप लोग याद रखोगे एक तो होगा आपका ऑक्सीकरण। क्या होगा? अपक्षय क्रिया का रासायनिक कारण क्या होगा बच्चे? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका जलीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और जलीकरण ये दोनों हो गया इसका क्या? रासायनिक कारक। वहीं पर आपसे जब इसके जो है जैविक कारक के बारे में पूछेगा तो जैविक कारक में याद रखोगे क्या? जैविक कारक में बच्चे क्या होता है अपक्षय क्रिया में? तो इसमें जो है पेड़ पौधे या फिर कहे तो आपके जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, इसका क्या होता है बच्चे? अपक्षयन होता है। ठीक है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अपक्षय क्रिया के जैविक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। चलो बच्चे आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता है अपर्दन क्या है? अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या होता है? कटाव। अपर्दन का अर्थ क्या होता है बच्चे? कटाव होता है। अब जब कटाव की बात हो रही है तो यहां पर यह यह जो है अपर्दन यह कौन सी प्रकार की प्रक्रिया होगी? गतिशील बाह्य प्रक्रिया, एस्थेटिक बाह्य प्रक्रिया, या फिर बच्चे जो है पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि अगर नदियों का जल बह रहा है तो नदियों का जल बह रहा है, इससे मिट्टी का कटाव होता है। अब मिट्टी का जो कटाव हो रहा है तो ये बाहर से हो रहा है ना, बाहर से हो रहा है, और ये गतिशील भी है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? गतिशील बाह्य प्रक्रिया हो जाएगा आपका अपर्दन। अपर्दन क्या हो जाएगा बच्चे? गतिशील बाह्य प्रक्रिया हो जाएगा। फिर देखो यहां से क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं क्या? यहां से बन सकते हैं और भी क्वेश्चंस। जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे तो आप सिंपली कह सकते हो कि अपर्दन क्रिया में क्या होता है बच्चे? तो अपर्दन क्रिया में जो है चट्टानों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, किसका स्थानांतरण होता है? चट्टानों का स्थानांतरण होता है। क्योंकि देखिए जब भी जैसे मान लीजिए चाहे वह वायु के द्वारा अपर्दन हो चाहे वह जल के द्वारा अपर्दन हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो भाई साहब जो भी चट्टान है वो चट्टान जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना। तो इस स्थिति में आप कह सकते हो कि सर अपर्दन क्रिया में क्या होता है? चट्टानों का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। समझ गए? चलिए, तो इस तरह से यहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिया आप लोगों ने। तो सिंपली देखिए आज के इस क्लास में 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके साथ जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने करवाए हैं आपको इन सभी को अच्छे से कर लेना है। इसके साथ साथ देखिए तो आपको ये सभी क्लास भी अच्छे से देख लेना है। जैसे कि देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कराया था आपको, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करवाया था ज्योग्राफी का, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करवाया था। और ये सारे जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन में। वहां भी मैंने काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए हैं और हर क्लास में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हमने कराए। तो आपको बच्चे जो है उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में समय है तो क्यों ना हम पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। अभी तक तो आपने साल भर तो मौज किया है, अब 10 दिन पढ़ लो अच्छे से ताकि मार्क अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हमें कौन कौन से तैयार करने हैं। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे तो देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है इस बार के लिए, भूकंप के कारण और परिणाम की विवेचना करें। मोस्ट बीबीआई लगा लो, चाहे आप कोनो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो वहां पर पूछबे करेगा ही। ठीक है, इसके बाद देखिए भू आकृति विज्ञान क्या है, इसके प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। इसको तो आप जो है आउटे क्वेश्चन लगा लो, ये तो आउटे क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी के लिए। भू आकृति विज्ञान क्या है और इसके प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बताइए। साथ में देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विवेचना करें, यह भी एक प्रकार से आउट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, पिछले साल क्वेश्चन पूछा था ही, हो सकता है इस बार ना पूछे, लेकिन बाकी के यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे तो वहां के लिए आप जो है इसको आउट कर लो, सीधे आउट कर लो, दिमाग में छाप लो। आंसर भाई साहब कहां मिलेगा अभी रुको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए भूकंप के विभिन्न तरंगों की विवेचना करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत आप कोनो यूनिवर्सिटी से हैं इस बार छाप लीजिए, क्योंकि अगले साल हर यूनिवर्सिटी में बिग बैंग थ्योरी पूछा गया था, इस बार निश्चित है कि लाप्लास का निहारिका परिकल्पना पूछा ही जाएगा। इसके बाद देखिए चट्टान क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं का क्या करना है आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आप नोट कर लो अपने खोपड़ी में,
पेपर में यहां से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित छपेगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। रही बात इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कहां से लिखोगे, तो प्यारे बच्चे इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देख लीजिए और इसका आंसर नोट्स अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि लिखने से आपके राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी आपको ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा लिखना होता है, समझ गए ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है आपको लिखने की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लिखने की भी प्रैक्टिस यहां से हो जाएगी, साथ में लिखते हुए चीजें याद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के बाद बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब जब ये चीजें आपको याद हो जाती है, वैसे मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया, आपको समझ में ही आ जाएगा, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो फाइनली बच्चे आज का जो सेशन रहा था जिसमें आप लोगों ने देखा 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ। जैसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, तुम कोनो चैनल को उठाकर देख लो, अगर इतने डिटेल्स में चीजों को पढ़ाया जाता है तो फिर एक बार कमेंट करके बताना कि सर कोई ऐसा चैनल है जो आपके जैसा ही पढ़ाता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, समझ गया ना। तो इसके लिए बच्चे काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है, अपने अंदर काफी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करना होता है, और मैं आपके लिए हमेशा करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो बस आपका दायित्व तो होना चाहिए कि बच्चे आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। लाइक नहीं किए हैं तो हर एक सेशन को लाइक ठोकिए। मैं देखता हूं व्यू काफी ज्यादा रहते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम रहते हैं। आप लोग लाइक्स करने में क्या है, उसमें पैसे थोड़े ना लगते। लाइक्स कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विशेष बच्चे आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।